हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। रेडियो अरावली 90.4 एफएम पर मैं हूं दिलखुश दीपक। शो चल रहा है शाम शानदार, और शाम शानदार में हम आज बात कर रहे हैं एक विशेष दिन के बारे में, शानदार दिवस के बारे में। जी हां, ब्रेल दिवस है आज, और इस मौके पर आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। मैं सर आपका नाम जानना चाहूंगा आपके ही मुखार बिंदुओं से। जी, मैं डॉक्टर सुनील कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। और आप प्लीज बताएं कि आज आपने इस खास मौके पर क्या किया। लुई ब्रेल जी की जयंती आज मनाने के लिए हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। दृष्टिबाधित सशक्तिकरण समिति के माध्यम से हमने अपने एरिया के जो लोकल सभी ब्लाइंड्स हैं उनको इनवाइट किया था, साथियों को, दृष्टिबाधितों को। तो मैं समाज के लिए छोटा छोटा कुछ करता रहता हूं कि जैसे जो सरकार कोई योजनाएं बनाती है उनको पब्लिक तक पहुंचाना, जो दृष्टिबाधित हैं उन तक उनको अवेयर करना, जागरूक करना, और उसके साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेट करके आगे लाना। सुनील जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, वैसे तो मुझे मालूम है लेकिन हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है इसकी मुख्य वजह और क्या है इसका मुख्य उद्देश्य, ये बताइए। ब्रेल दिवस एक महान जो शख्सियत हुए हैं लुई ब्रेल जी, फ्रांस देश के कुब्रता नाम का एक ग्राम है, वहाँ वो जन्मे, पैदा हुए, और उसके बाद उनके पिता जो हैं वो कार्य करते थे घोड़े के लिए जिन और काठी बनाने का कार्य। तो कुछ छोटी जैसे उनकी अवस्था रही बाल्यकाल की, जिसमें कि अधिक समझ नहीं होती थी उनको। उसी समय जैसे उनके पिता उनको कभी कभी अपने साथ ले जाया करते थे कार्यशाला में, क्योंकि गरीब परिवार से ही थे तो इतनी व्यवस्थाएं थोड़ी अपनी जो व्यस्तम कार्य उनका जो रहता था उसी में सोचते थे कि साथ ले जाएं बच्चे को। लेकिन अपनी कार्यशाला से कुछ दूर अलग छोटे कमरे में उनको कुछ छोड़ दिया जाता था, और वो वहां से अपने पिता को कार्य करते हुए देखते रहते थे। उनकी जिज्ञासा रहती थी कि मेरे पिता इस प्रकार से ये काम करते हैं, चमड़ा काट के कुछ बनाते हैं, जैसे काठी और जिन बनाने का जो काम होता है घोड़े के लिए, तो वो करते थे। उनके पिता प्रयास करते थे कि अपने बच्चे को उस चीज से दूर रखा जाए, पहने औजार होते थे, लेकिन फिर भी बच्चे की जिज्ञासा होती है, जब भी उनको मौका मिल जाए तो प्रयास करते थे। लेकिन एक दिन थोड़ा सा वो उनके पिता कोई काम से जैसे निकले और बच्चे का ध्यान था उस चीज पे, क्योंकि जिज्ञासा जब रहती है तो बच्चा प्रयत्न करेगा, उस चीज के पास जाएगा। तो उनकी थोड़ी सी लापरवाही जैसे हुई, वो पड़ोस में कुछ पूछने करने गए, इतनी देर में वो उसमें घुस गए और चमड़े को काटने लगे। तो कोई नुकीला जो औजार था, वो चमड़ा काफी सख्त होता है, तो इसलिए उन्होंने काटने का जैसे प्रयत्न किया, वो छुटके और फ्लिक होके आंख में लग गया, और इस कारण से उनकी एक आंख की में जो है लगने से जख्मी हो गए। तो देसी उपचार, जैसा कि उस समय ये 1809 की बात है, तो आप समझ सकते हो इतनी अधिक चिकित्सा सुविधाएं नहीं होती थी, और आमतौर पर सोच लिया जाता था कि देसी जड़ी बूटी कुछ लगा के, कुछ मरहम पट्टी वगैरह छोटे जो भी गांव देहात लेवल पे कोई होते थे पहुंच, कोई वैद्य वगैरह, उनसे करवा दी और ये मान लिया गया कि ठीक हो जाएगी। लेकिन होता ही है कि उनकी वो आंख चली जाती है, और उसी के कारण दूसरी आंख भी इन्फेक्शन होकर धीरे धीरे चली जाती है, और अंततोगत्वा ये हुआ कि वो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हो गए। और उसके बाद उन्होंने जो है बार बार प्रयास किया। कोई एक पादरी थे, वो भी, उनसे भी उनके पिता ने प्रयास किया शिक्षा दिलाने का। तो धीरे धीरे ऐसे ही करते करते, और एक बार एक कोई सेना के अधिकारी आते हैं उस एरिया में, और अंधेरे में कोई पढ़ने के लिए कुछ सिंबल्स, कुछ निशान ऐसे बनाने का प्रयत्न वो करते हैं कि कोई संदेश अंधेरे में भी भेजा जा सके, क्योंकि उन दिनों इतनी व्यवस्थाएं तो होती नहीं थी रोशनी आदि की जी, कि सैनिक अंधेरे में भी कुछ अपना पढ़ सकें, अपने कार्य को सुचारू रूप से चला सकें, कोई युद्ध के हालात में, कोई और हालात में संदेश भेजना हो जी। तो इसी में लुई ब्रेल जी को भी पता लगा, और उन्होंने इस चीज को देख के और उस चीज से बड़ी प्रेरणा ली, और लगा कि वो बहुत कुछ इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो उनके माध्यम से वो जुड़े, और कुछ साइंस, कुछ निशान वगैरह जो अंकित करने उन्होंने सिखाए, उभरी हुई वो
उससे भी कुछ प्रयास किया, कुछ बीच में प्रयास और भी कुछ ऐसे हुए, और भी ऐसे लोग थे दृष्टिबाधित जिनके लिए प्रयास ये चल रहे थे कि कुछ लोग उस अक्षरों की आकृति को पूर्ण रूप से उभारा जाए। जैसे ए लिखते हैं तो उसकी आकृति को उभारना कागज पे बड़ा मुश्किल सा रहता है। एक ही अक्षर को बनाने में काफी समय लग जाए यदि उसकी आकृति हम कागज पे उकरी हुई चाहे उभरी हुई। लेकिन अंततोगत्वा ये जो सेना के अधिकारी थे इन्होंने कुछ निशान बनाए, तो उससे उन्होंने कुछ अंदाजा लगा के और कुछ बिंदु कागज पे उभार के ही पूरी अक्षर की आकृति ना बना के और कुछ बिंदुओं के माध्यम से ही और लगातार प्रयत्न किया, और उन्होंने इतना वो कुछ कर दिया कि किसी भी भाषा को और उसमें लिपिबद्ध किया जाए, ऐसी लिपि का आविष्कार उन्होंने किया। जैसे शुरुआत में उन्होंने कुछ 12 बिंदु लिए, फिर 10 बिंदु लिए, करते करते लास्ट में 6 बिंदु पे उन्होंने सेट किया। ऊपर से नीचे 3 बिंदु एक लाइन में, दूसरी लाइन में फिर से 4 से 6 क्रम में 2 लाइनें रखी ऊपर से नीचे, जिनमें 3-3 बिंदु, 6 बिंदु के आधार पे ब्रेल लिपि का जो है उन्होंने आविष्कार कर दिया। उसकी वर्णमाला पूरी बना दी, और धीरे धीरे बाद में कुछ थोड़ा बहुत उसमें सुधार भाषाओं के हिसाब से हल्का फुल्का किया। लेकिन कहने का मतलब है उन्होंने बहुत अपने जीवन में संघर्ष किया इस चीज को लेके, और दृष्टिहीनों के लिए एक पढ़ने और लिखने का एक सशक्त लिपि जो हो सकती थी वो उन्होंने दी। लेकिन एक दुख का विषय ये होता कि जितनी भी महान शख्सियत हुई है, चाहे वर्तमान में लगा लो, चाहे पौराणिक इतिहास पुराण हम कुछ भी पढ़ते हैं, उसके जीवन काल में उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी कि उनकी मृत्यु उपरांत होता है। यही उनके साथ भी हुआ कि उस लिपि को मान्यता वहां की सरकार तक ने नहीं दी उस समय जब तक वो जीवित थे। उसके मरणोपरांत तो उनकी जो कब्र थी वो खोद दी गई, सरकार ने कब्र खोद दी, फिर वो किया कि भाई अब उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, उनकी अस्थियों को दोबारा निकाला, फिर दोबारा से एक सम्मान के तरीके से वो करके, कहने का मतलब बाद में एक औपचारिकता निभाई गई। लेकिन वास्तव में एक महान शख्सियत हुए लुई ब्रेल जी। उन्होंने ये ब्रेल जैसी लिपि हमें दी जिससे हम आसानी से पढ़ और लिख सकते हैं। सुनील जी, आपके मुख से लुई ब्रेल के जीवन के संघर्ष की कहानियां सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया में अगर कोई चाह ले तो उसके लिए हर राह आसान बन जाती है। शुरुआत में कठिन लगती है लेकिन अपने लक्ष्य को पाना बहुत ही आसान हो जाता है, और समाज के लिए अगर तत्पर है तो फिर उसमें तो पूरा ब्रह्मांड ही सहयोग करने लगता है। और आप भी समाज के सहयोग के लिए, ब्लाइंड पीपल के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए आप भी एक तरह की संस्था की स्थापना की है आपने, जैसा कि आपने बताया, दृष्टि बाधित सशक्तिकरण समिति। तो क्या कार्य है आपकी इस संस्था का, क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, और किस तरह से समाज के लोगों तक, दृष्टि बाधितों तक लाभ पहुंच रहा है, वो बताइए। जी देखिए, पहले तो बात आती है मेरे अपने लेवल पे कि मैंने प्रेरणा ली अपने कुछ सफल साथी जो हुए जिन्होंने अपनी दृष्टि बाधिता होने के बाद भी अच्छे पदों पर वो गए। उनसे जब कभी मैं मिला, कोई कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं, अलग अलग संस्थाएं पहले से भी कार्य कर रही हैं जिनमें मुझे भी शिरकत करने का कार्यक्रमों में मौका मिला, और उनसे समय समय पर मैं प्रेरणा लेता रहा। और इसी सिलसिले में बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ, जिन दिनों मैं बिल्कुल बच्चा था, नासमझ था, उन दिनों एक संस्था कार्य कर रही थी, NAB, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। यह पूरे भारत स्तर पे क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी प्रतिनिधित्व करते हैं नेत्रहीनों का। उस संस्था के जो संचालक हैं पुराने समय से ही उसमें अरोड़ा साहब थे, उसके बाद हेम सिंह यादव जी थे, उन्होंने इस काम को अब तक बढ़ाया है। लेकिन अरोड़ा साहब जो थे वो बहुत अच्छी व्यक्तित्व थे वो, और उन्होंने गांव-गांव तक शिक्षकों को एक सिस्टम बना के पहुंचाया कि एक ब्लॉक में या एक डिस्ट्रिक्ट में 2, 3, 4 अध्यापकों की नियुक्ति की उस संस्था के तहत, जिससे ग्रांट आती थी संस्था के पास अलग अलग जगह से। मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी प्रतिनिधित्व किया है उस संस्था ने नेत्रहीनों का। तो ब्लॉक लेवल पे वो अध्यापकों की नियुक्ति की हुई थी, जो कि सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन हमारे पास जितना समय, घंटा 2 घंटा, वो पहुंच पाते थे, प्रयत्न करते थे और हमें जो है ब्रेल लिपि सिखाते थे वो।
अब उसमें ऐसा होता है कि जब सप्ताह में एक दिन या 2 दिन ही कोई शिक्षक हमारे पास आए, वो भी जरूरी नहीं है पहुंच पाए, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में कई ब्लॉक होते हैं और एक ब्लॉक में कई बच्चे हो सकते हैं अलग अलग जगह। जैसा कि यातायात की साधनों का भी थोड़ा उस समय इतना वो नहीं था, तो जैसे कैसे वो प्रयास करते थे पहुंचने का। तो उसमें कौन कितना सीख पाता है, ये अपनी अपनी प्रतिभा पर निर्भर करता है। क्योंकि मेरे समकक्ष भी बहुत सारे साथी ऐसे रहे जो कि इस व्यवस्था से सामान्य स्कूल में जाके और केवल 1 दिन 2 दिन, महीने में 3 दिन या 4 दिन कोई अध्यापक पहुंचे, तो उससे हो सकता है वो नहीं पढ़ पाए, नहीं आगे बढ़ पाए। लेकिन मैं ये मानता हूं जो प्रतिभावान है, जो अतिरिक्त श्रम लगाने का जो जज्बा रखता है, वो आगे लोग निकल गए। और बाकी बहुत सारा तो ऐसा होता है कि समाज में काफी लोग पिछड़ जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता, जहां तक वो शिक्षक भी नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे बच्चे मुझे मिले जिनकी अवस्था कभी 35 साल, कोई 40 साल का, कोई 25 साल का, कोई 50 साल का, ऐसे कुछ मुझे कैंडिडेट मिले और उनसे मिलके मैंने उनके बारे में जाना। तो उनकी दिनचर्या को देख के मेरी आत्मा रोई कि देखो कितना तो पेरेंट्स भी इनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया। कि उन्हें 1-2 कैंडिडेट तो ऐसे भी मिले साथी जिनको नहाना धोना, कपड़े पहनना तक अच्छे से नहीं आता था। तो उनको देख के मैं जब भी देखता ऐसे साथियों को तो मन दुखी होता। चाहे जरूरी नहीं है वो ब्लाइंड ही हो, चाहे अस्थि विकलांग हो, चाहे एमआर हो, मेंटली रूप से जो विकलांग हो, चाहे और किसी भी रूप में मुझे कोई भी साथी मिले, यहाँ तक कि भिखारी भी मुझे कोई मिल जाते तो मैं उनको भी समझाने का प्रयत्न करता। तो मेरे एक दिमाग में ये सोच रहती है कि देखो पहले उन्नति दायित्व हमारा होता है कि हम उन्नति करें, हम आगे बढ़ें, उसके बाद हम अपने आस पड़ोस में, परिवार में जो भी है, जो पिछड़ रहे हैं, उनको आगे लेके चलें। तो एक साथ लेके चलने की मेरी जो भावना है, जो मेरा मंतव्य है, उसने मुझे बार बार प्रेरित किया। और मैं लोगों से मिलता तो इस प्रकार पे व्यक्तिगत तो मैं प्रयास जब से मान लो लगभग 10वीं 12वीं मैंने की थी, तभी से मैंने प्रयास शुरू कर दिए थे। लेकिन आप भी इस बात को समझते हैं कि व्यक्तिगत लेवल पर प्रयास कुछ और होते हैं और एक सामूहिक प्रयास कुछ और होते हैं जी। तो इसी श्रृंखला में मैंने ऐसे साथियों को चुनना शुरू किया कि जो इसमें रुचि रखते हैं, कि जो अपना जो कीमती समय है वो अपनों के लिए डेडिकेट कर सकें, अपने समाज के लिए, अपने समाज में जो लोग पिछड़ रहे हैं उनको आगे लाने में जो कार्य कर सकते हैं, ऐसे लोगों का मैंने चुनाव आरंभ किया। और धीरे धीरे 1-2 साथी मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि हम क्यों ना, आप व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप एक संगठन बना के और ये कार्य कर सकते हो जी। तब मैंने ये फैसला लिया कि भी एक सोसाइटी हम रजिस्टर्ड करवा लें। और अंततोगत्वा 2 वर्ष पूर्व लगभग हमने एक सोसाइटी का गठन किया, दृष्टि बाधित सशक्तिकरण समिति। तो उससे पहले भी हमने जैसे एक बार संगठन बनाया था, वो पुराने समय की बात होगी, वो नहीं चल पाया। दृष्टि बाधित संघर्ष संघ के नाम से अम्बाला से रजिस्टर करवाई थी वो संस्था, लेकिन वो कुछ दूरियां अधिक होने से कुछ तालमेल कम बैठ पाए और मैं उसमें केवल पीछे ही रह गया। जो कार्यकारिणी में मैंने अधिक सक्रियता नहीं दिखाई, दूरी होने के कारण तालमेल नहीं बैठ पाया। तो इस करके मैंने अपने लोकल शहर नारनौल में ये संस्था का गठन किया और अब जो है मैंने ये संस्था बनाई, दृष्टिबाधित सशक्तिकरण समिति, और कुछ सकारात्मक लोग मैंने अपने साथ जोड़े और कार्य कर रहे हैं ताकि पिछड़े हुए लोगों को हम आगे बढ़ा सकें। तो अभी फिलहाल आपकी संस्था में कितने लोग हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं? फिलहाल इसमें 7 लोग हैं, जिनमें से अधिकतर लोग मेरे इर्द गिर्द वाले ही हैं जी। कुछ मित्र मंडली के, कुछ 1-2 परिवार के सदस्य जी। और मैंने जो आज का कार्यक्रम रखा था उसका भी मेरा उद्देश्य यही था कि मैं समाज से कुछ और लोगों को आगे लाऊं, जिससे कि एक प्रतिनिधित्व जो होता है समाज का वो अलग अलग एरियाज से हो जाए, ताकि हम बांट के अपना कार्य कर सकें। पूरा वर्कलोड जैसे 1-2-3 सदस्य पे ही ना आए जी। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं भाई हमने 7 को चुन लिया और 7 ही एक्टिव हूँ, तो वो हमें ऐसे धीरे धीरे ढूंढने पड़ेंगे। एक बार संस्था का गठन करने के लिए कुछ हमारी भी मजबूरियां होती हैं कि कुछ
एक कंडीशन पूरी करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए जी। वो मेरी मजबूरी रही और उस हिसाब से काम नहीं हो पाया। कुछ कोरोना का समय ऐसा आ गया कि जिसमें चाहकर भी हम कुछ बड़ा नहीं कर पाए। पहली बार हमने कार्यक्रम का ये आयोजन किया, लुई ब्रेल जी की जयंती हमने मनाई, जिससे कि प्रेरणा लोगों में जाए और उनसे गुजारिश की है कि भी आप लोग अधिक से अधिक साथियों को जोड़ें, पिछड़े हुओं को आगे साथ लेके हम चलें। तो ये आपकी संस्था दृष्टिबाधित सशक्तिकरण के समिति, ये किस तरह से और संस्था से अलग समाज के लिए, हित के लिए काम कर रही है? मैंने देखा कि कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हम भी इस कोरोना काल में सिमट के ही रह गए। इस प्रकार से वो संस्थाओं का गठन जो है वर्षों पूर्व हो चुका था और उनके भी मैं देखता था कि केवल साल में, वर्ष भर में एक प्रोग्राम करवा दिया या 2 साल 3 साल में एक प्रोग्राम करवा दिया और सब अपने घरों पे मौज मस्ती मारते थे, फील्ड में काम नहीं करते थे वो। तो वो ही चीज मुझे कहीं ना कहीं अखरती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमने कोई सोसाइटी का गठन किया है तो हम क्यों ना ग्राउंड लेवल तक जो विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उन तक पहुंचे और उनको आगे लाएं, उनके पेरेंट्स को जागरूक करें, उनको जागरूक करें। और हम जितना समय दे पाए, छुट्टी वाले दिन मैं प्रयत्न करता हूं कि उनको घर जाके भी पढ़ाना पड़े तो कोशिश करता हूं, उनको अपने पास बुलाना पड़े, यदि वो पेरेंट्स लेके आ सकें तो मैं प्रयत्न करता हूं। बस इसमें मुख्य समस्या मेरी यही रहती है कि पेरेंट्स जो है इतना डेडिकेटेड नहीं होते एक दिव्यांग बच्चे के प्रति जितना कि आम बच्चे के प्रति होते हैं जी। क्योंकि आपने देखा होगा एक बच्चा जब जन्म लेता है तो माता पिता कितने ही सपने उसके इर्द गिर्द बुनने लगते हैं, कितने उसके लिए सोचते हैं, इसको ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे, वैसे स्कूल में पढ़ाएंगे, ये स्कूल जाएगा, इसके लिए स्कूल बस होगी, एक उम्मीद बंधी होती है। लेकिन जब यूं पता लग जाता है कि ये बच्चा दिव्यांग है या किसी कारण से बाद में दिव्यांग हो जाता है तो सभी की एक ख्वाहिशें जो होती हैं वो सब बुझी बुझी हो जाती हैं जी। और अनायास ही एक नकारात्मक वातावरण उसके इर्द गिर्द बना दिया जाता है जिसमें उसके भी प्रतिभाओं को दबा दिया जाता है। एक तरह से मैं खुले तौर पे ये कहना चाहूंगा जो कि मैंने अनुभव किया है। 1 बाय 1 मिलके एक एक करके मैं मिलता हूँ और फील्ड का मेरा कार्य रहता है, तो मुझे ये पूरा अनुभव मुझे ये लगा कि बहुत कम माता पिता ऐसे हैं जिनको ये होने के बाद कि ये दिव्यांग है, चाहे जन्म से है चाहे बाद में हो गया और वो पूरा साथ दे रहे हों कि हर जगह उसके प्रॉपर पढ़ाई के लिए पूरा ध्यान रखना कि क्या क्या इसको चाहिए, समय पे इसको विद्यालय छोड़ना, समय पे लाना। इस तरह के बहुत कम माता पिता मिले। लेकिन खैर जो भी है हम उनमें उनके उसमें घरेलू उसमें अधिक हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते, लेकिन अपना एक प्रयास तो हम कर ही सकते हैं कि उनको बार बार मिलें। कहते हैं कि एक झूठ को भी यदि हम 100 बार कहने का प्रयत्न करें तो वो सत्य लगने लगता है। तो हम तो केवल सत्य के लिए काम कर रहे हैं, एक समाज सेवा का जो कार्य कर रहे हैं, समाज को प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इस थ्योरी पे काम करें कि सच्चाई को हम बार बार कहें और वो लोगों के जहन में एक तरह से फिट हो जाए और लोग जागरूक हों अधिक से अधिक। ये हमारा प्रयास रहता है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार बातें आपने बताई सुनील जी, और आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं, अगर उनके आसपास ब्लाइंड बच्चे हैं या ब्लाइंड पीपल हैं या और कोई हैं आसपास पड़ोस में, मोहल्ले में, परिवार में, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनका सहयोग कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो सेल्फ मोटिवेशन आता है कि जब भी हम मान लो कि हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, ठोकर लग के गिर गए हैं, तो हम ऐसा तो नहीं सोचते कि हम पड़े रहेंगे ऐसे ही जी। हमें लगता है कि हम गिर गए तो उठ के खड़े हो जाएं। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से दिव्यांग बच्चों के परिजन जो हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि किसी कारण से, चाहे पैदाइशी हुए हों चाहे बाद में दिव्यांग उनके बच्चे हो गए हैं, तो उनका हौसला अफजाई करें, उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखें। जैसे वो सामान्य बच्चे की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं कि मेरा बच्चा किस प्रकार से स्कूल जाएगा, ये व्यवस्था प्रॉपर रखें। ऐसा ना सोचें कि ये कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जहां वो नकारात्मक चल पड़े वहीं से सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम सब ये मानते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है ये मानता है कि अच्छाई को एक एक करके हम जोड़ना शुरू करें तो एक श्रृंखला बनती चली जाती है,
सफलता एक एक करके अर्जित की जाती है, तो सफलताओं का भी जो संख्या है वो बहुत बड़ी हो जाती है। इसी प्रकार से नकारात्मक ना सोच के सकारात्मक सोचें और अपने बच्चों को प्रेरणा भी दें, उनको अच्छे अच्छे जो लोग हैं उनसे मिलवाएं भी और उनको प्रेरित करें। समय पर उनकी शिक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखें, उनके खान पान का भी ध्यान रखें और उनके पहनने ओढ़ने आदि का। कहने का मतलब है कि सामान्य बच्चे से कुछ अधिक उनके लिए प्रयत्न करें, ना कि उसके लिए प्रति नकारात्मक हो जाएं। बिल्कुल सुनील जी, बहुत सही बात कही है, ताकि वो कमजोरी उसकी कमजोरी ना बन पाए बल्कि एक नई ताकत के रूप में उभर कर सामने आए। वैसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे किसी प्रकार की सहायता या किसी प्रकार की जानकारी के लिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए संपर्क के लिए मैं अपने नंबर दे देता हूँ जी। 94 660 430 50 94 660 43050। डॉक्टर सुनील कुमार। आप कभी भी मुझे संपर्क करें, किसी भी बच्चे के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, कोई और छोटी मोटी समस्या हो, यहाँ तक कि छोटी मोटी यदि आर्थिक मदद भी मुझे करनी पड़ेगी तो मैं सहर्ष उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर तैयार रहूंगा। ऐसा ना सोचें कि भी मैं कोई संगठन की उससे ही मदद करूंगा, क्योंकि संगठन हमने अभी नया बनाया है, उसमें हमारे पास कोई कोष ऐसा नहीं है जिससे हम कोई राहत जारी कर सकें। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो मैं प्रयास कर रहा हूं वो सदा करता रहूंगा कि एक एक बच्चे के लिए कोई शिक्षा के लिए कोई जरूरी उपकरण है तो वो भी मैं मुहैया करवाने का प्रयत्न करूंगा। यदि कुछ पता नहीं लग रहा कहीं एडमिशन लेने में, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। स्कूल लेवल पर भी ऐसा कह देते हैं कि ये ब्लाइंड है, कुछ नहीं कर सकेगा, एडमिशन नहीं लेते। जी। विश्वविद्यालय हुए वहां भी ऐसा ही होता है, कॉलेज हुए उनमें भी ऐसा ही होता है। एक परीक्षा में बैठने के लिए न जाने कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। जो लोग कामयाब हो गए उनको बहुत ज्यादा ठोकरें खानी पड़ी हैं। समाज का इतना सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है जी। बिल्कुल। आज भी समय तरक्की हमने बहुत कर ली है, बहुत ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ गया है, लेकिन अब भी ये देखने में आता है कि यहाँ तक कि मुझे सिंघानिया विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए भी कम से कम 6 महीने प्रयास करना पड़ा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप एडमिशन ही नहीं ले सकते जी। तो जबकि मैं अपना इतना समाज से जुड़ा हुआ हूँ, इतना अवेयर अपने आप को समझता हूँ, हो सकता है मेरी भूल हो कि मैं इतना अवेयर हूँ, अपना आप को ये समझता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं काफी अवेयर हूँ, इतना बोल चाल समझ लेता हूँ। शुरुआती दिनों में जब गाँव में था नहीं हो उसका, लेकिन जब ऐसे शख्सियत से मैं मिला जो कि आज HCS भी बने हुए हैं, मेरे साथ पढ़े हुए भी HCS हैं आज, और मैं भी आज लिपिक की सेवाएं दे रहा हूं। उससे पहले भी मैंने गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज नारनौल में भी तबला वादक के लिए अनुबंध आधार पर सेवाएं दी जी। उसके बाद गर्ल्स स्कूल में भी मैंने कुछ समय सेवाएं दी और MA MPhil PhD तक की मैंने पढ़ाई की, B.Ed किया। तो ये कुछ मैं कहना चाहूंगा कि भी आप कभी भी ये ना समझें कि कोई बच्चा विकलांग हो गया तो कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सकारात्मक सोच के लोग हैं जी, उनका सहयोग हमें बराबर चाहिए, सकारात्मक सहयोग मिलता रहे। बहुत ही शानदार सुनील जी, आपसे बातें करके बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली और एक अहम सहयोग है आपका दृष्टिबाधितों के लिए। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और ऊपर वाले से अपेक्षा करते हैं कि आपका सहयोग निरंतर समाज में बढ़ता रहे और दिन प्रतिदिन आप लोगों को लाभ पहुंचाते रहें। फिलहाल आपसे लेते हैं अलविदा और आपका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो अरावली 90.4 FM, जो है आपकी आवाज।